आइए जी, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं पानी पी लूं, गला काफी दर्द हो रहा है। ठीक है, पानी पी लूं बस, स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर परसेंटेज प्योरिटी बता दीजिए। आइए बता देते हैं जी। लो, परसेंटेज प्योरिटी। मान लीजिए कहीं पे आपको दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ये दे रखा है 500 ग्राम बट 80% प्योर। तो यहां पर मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? जितना दे रखा है उसका 80%। क्या 80% निकालना आता है? हाँ सर, लो जी, ये हो गया परसेंटेज प्योरिटी, है ना। जितना प्योर दे रखा है, अब सारी कैलकुलेशन 400 ग्राम के हिसाब से हो, सारी कैलकुलेशन 400 ग्राम के हिसाब से होगी। या 500 ग्राम था बट उसमें से प्योर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 80%। बाकी 20% क्या पता नहीं, मेट रेत है, मिट्टी है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। बट 500 में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 80% प्योर है, 80% प्योर है। ठीक है, इतना मजेदार बात है। अभी सिर्फ सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, संख्या जो है वो थोड़ी कम हो गई है। ऐसे ही नीट के एप्लीकेशंस हैं, बस नीट के एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। दैट शोज के कंपटीशन अभी भी कुछ ही बच्चों के बीच में है, कुछ ही बच्चों के बीच में जो सीरियस होते हैं। ये सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, आपको नंबर बढ़ने से कंपटीशन कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो कहने की बातें होती हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो या डीमोटिवेट कर सकते हो कंपटीशन देख के, बट रियलिटी में कंपटीशन बढ़ता नहीं है। 25 लाख बच्चे होते हैं, मुश्किल से 10-12-15% बच्चे जो है सीरियस होते हैं। हर साल ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि इस साल ऐसा है, पिछले साल कुछ और था, अगले साल कुछ और हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 10-12-15% बच्चा सीरियस होता है, बाकी 80-85% बच्चा जो होता है वो सिर्फ मजे करता है। वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, ऑफलाइन पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो, हाइब्रिड पढ़ रहा हो, तो कभी भी ऐसे कंपटीशन से घबराना नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं घबराना। ठीक है, बस एक चैप्टर खत्म हुआ, अभी सिर्फ एक चैप्टर देखो तो, है ना। यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। और ये सीरियसनेस कब है? सोचो, ये सीरियसनेस कब है? जब सिर्फ और सिर्फ एक वीक बचा हुआ है, सिंगल वीक बचा हुआ है, तब ये सीरियसनेस है। तो सोचो, जो पिछले 52 वीक्स बीते हैं अप्रोक्सीमेटली, ईयर हैज बीन पास, ठीक है, तब कितनी सीरियसनेस होगी? सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन में पढ़ाएंगे बेटा, सॉल्यूशन में। ठीक है, एक कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट भी बता दो। बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, अगले साल बताएंगे। इस साल तो बता दिया, अब अगले साल बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए और बात करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं भाई। अटॉमिक स्ट्रक्चर। जरा अटॉमिक, जब भी कुछ अगर मैं कोई टॉपिक बता रहा हूं ना, या कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूं, एक बार अपने सामने सिलेबस भी रखिए। एक बार अपने सामने सिलेबस भी रखिए। सिलेबस सामने रखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा सर कौन से वाली चीज बता रहे हैं और कौन से वाली चीज नहीं बता रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है। अटॉमिक स्ट्रक्चर का नया वाला सिलेबस देखिए जरा, नया वाला सिलेबस देखिए जरा। ठीक है,
फिर उसके बाद बात करिए कि ये वाली चीज बता रहे हैं या ये वाली चीज नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले हमें इसमें डिस्कस करना है दैट इज मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है। सबसे पहला थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था। सर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि इसने मॉडल ऑफ एटम को जैसे ही कंपेयर कर लिया था जैसे वाटरमेलन होता है ना। वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होते हैं वो काले काले से बीज होते हैं और एक रेड फ्रूट पार्ट होता है। इसने भी ऐसे ही कह दिया था एटम भी बिल्कुल वाटरमेलन जैसा ही है। जो ब्लैक सीड्स हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है और जो रेड पार्ट है फ्रूट वाला वो कैसा है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है। हालांकि ये एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर पाया था क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, बट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसी कारण ये मॉडल ऑफ एटम क्या हो गया, फेल हो गया। द नेक्स्ट वन इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था सर, उसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, एक ऐसा रेडियो एक्टिव पार्टिकल जिसमें से अल्फा रेज एमिट हो रही थी। क्या एमिट हो रही थी, अल्फा रेज। सर अल्फा रेज होती क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ये, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये एमिट हो रही थी, कहां पे जा रही थी, गोल्ड फॉयल पे। कहां पे, गोल्ड फॉयल पे, ठीक है। इस गोल्ड फॉयल के पीछे इन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी थी, उस स्क्रीन पर कोटिंग कर रखी थी ZNS की। ZNS एक ऐसा केमिकल है कि जब भी यहां पे आके कोई चीज स्ट्राइक करती है तो ये लाइट एमिट करता है, फ्लोरोसेंट है, लाइट एमिट करता है। जैसे ही यहां से अल्फा रेज इन्होंने पास किए गोल्ड फॉयल में से, इसने क्या पाया कि मैक्सिमम अल्फा रेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई, जिससे क्या पता चला कि मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। बहुत ही कम अल्फा रेज पार्टिकल्स थे जो किसी एंगल पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, चाहे ऊपर और चाहे नीचे। भाई अल्फा रेस को डिफ्लेक्ट कौन करेगा, जिसके ऊपर खुद भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होता है, जिसको इन्होंने बाद में नाम दिया किसका, न्यूक्लियस का। वो न्यूक्लियस ने बहुत कम जगह घेरी होती है। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मैक्सिमम अल्फा रेस क्या हो गई थी, पास हो गई थी। अगर एटम के अंदर मैक्सिमम जगह न्यूक्लियस ने घेरी होती तो सारे उससे टकरा ना जाते, बिल्कुल ठीक है। तो इसी पे बेस था रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था, सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। बट यही प्रॉब्लम क्रिएट कर गया इसके लिए, ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, उसने क्या बोला था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेटेड मोशन में होता है, क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सलरेटेड मोशन में होता है तो वो एनर्जी लूज करता है। तो मैक्सवेल आया रदरफोर्ड के पास, कह रहा है कि ये बाहर क्या घूम रहा है, कह रहा है जी ये घूम रहा है जी इलेक्ट्रॉन। क्या उसने बोला, क्या ये इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड है, बोला यस चार्ज्ड है। अच्छा किस मोशन में घूम रहा है, इसने कहा ऐसे ऐसे घूम रहा है। कह रहा है ये तो एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब ये एनर्जी लूज कर रहा होगा, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और फिर एंड में कहां पे फॉल कर जाएगा, ये न्यूक्लियस के ऊपर। कहां पर फॉल कर जाएगा, ये न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये भी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। इसी कारण आगे छोटी छोटी दो और थ्योरीज भी दी गई। एक मैक्सवेल ने दी थ्योरी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस, और एक प्लैंक ने, दोनों ने रेडिएशंस के बारे में बात करी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी बेस्ड थी पार्टिकल नेचर पे, मैक्सवेल की बेस थी वेव नेचर पे। इसने बोला था हर एक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, दैट डज नॉट मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। इसने बोला था नहीं 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 नहीं, लाइट चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, बट सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में चलती है, ठीक है। बाकी सब जगह सॉलिड, लिक्विड, गैस में उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है।
इसने बोला था रेडिएशंस का वेव नेचर होता है, इसने बोला था रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। इसने बोला था कि जो रेडिएशंस की जो एनर्जी है, रेडिएशंस की जो कौन आया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कहाँ है वो? मम्मा, मैं फोन दे रहा हूँ अपना, मम्मा को कॉल कर और इनको वो लाइट दे। ख्याल रखियो बाहर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। इसने बोला था कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, इन्होंने बोला था एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहां पर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का नो रिलेशन, इसने बोला था नहीं ऐसा नहीं है, या एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी यहां पर डिसकंटिन्यूअसली एमिट होगी, यहां पर कॉन्टिन्यूअसली एमिट होगी। एन एच न्यू, यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू आपको पता ही है दैट इज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर कभी भी एन ना गिवन हो, एन ना गिवन हो, ठीक है, तो अब एन को क्या लेके चलना, 1, यानी कि ई किसके बराबर हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि सी किसके बराबर होता है, न्यू लैम्डा, तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज सी बाय लैम्डा। एच और सी की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में याद करके जाइएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी करने में। एच और सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10 रेज टू पावर 6.0, हाँ -26, ऐसा यूनिट्स में देखो याद करके जाओगे उतना फायदे में रहोगे। तो पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो काफी टफ हो जाएगा। एच की वैल्यू वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है, 6.626 इंटू 10 रेज पर -34 होती है एस आई यूनिट्स में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। यहां पर इन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज भी किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड के बाद क्या था, माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट में क्या था, दैट इज रेडियो वेव्स। आप इधर से इधर जाएंगे, वेवलेंथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज, और वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। दूसरी बात, हमारी खुली आंखों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखती है, ये विजिबल, हमारी खुली आंखों को, बाकी कोई हमें खुली आंखों से तो हम देख नहीं सकते। विजिबल रेज में भी विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर से इधर जाते हुए यहां पर भी लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, डिक्रीज, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कौन सा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि ये मेटल है, किसी भी मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हो अगर उसमें लाइट डालोगे बेटा सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। लाइट क्या डालोगे, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। जो भी आपने लाइट डाली है उसकी एनर्जी को मैं एच न्यू से लिख रहा हूं। ये जो एनर्जी लाइट की है ये दो तरीके से यूज होगी। कैसे यूज होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में, एक तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन।
दैट इज एच न्यू नॉट। बाकी जितनी भी एनर्जी बच जाएगी उससे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। लाइट की एनर्जी जो है वो दो चीजों में यूज होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, बाकी बची हुई एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी को, लाइट को एच न्यू लिखूंगा, इसको एच न्यू नॉट लिखूंगा। न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो इक्वल है या ग्रेटर देन है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, मैंने पहले भी बोला था क्लास के शुरू में भी, कम से कम अपने पास जो है अपनी कॉपी जहां से भी आपने नोट्स बना रखे हैं वो आपने सामने रखिए। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। क्या हम सबको इतना भी पता है कि न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा। सिमिलरली न्यू नॉट भी किसके बराबर होगा, सी बाय लैम्डा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम। तो अगर लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल वेवलेंथ से कम होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आप इसको एच न्यू नॉट को उधर ले जाइए, क्या ये बन जाएगा, न्यू की जगह आप सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट भी रख सकते हैं। 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, कभी भी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको लाइट की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। लाइट की एनर्जी का आपको मतलब पता ही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी है और इधर क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट कंडीशंस अप्लाई। वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। सर अगर उससे कम हुई, बेटा अगर उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, बाहर ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कहां से होगी। ठीक है सर, दूसरी बात कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं, इंटेंसिटी बढ़ाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया। पहले अगर इंटेंसिटी सिर्फ 3 थी तो 3 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो अब 4 हो गई तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 हो गई तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और टर्म है यहां पर, टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको वीएस से भी लिखा जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, मैं इसे वीएस से लिखता हूं। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उतना पोटेंशियल लगाएंगे हम ताकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ताकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। जहां काइनेटिक एनर्जी लिखा था वहां पर चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख देंगे। हाँ, चार्ज इंटू पोटेंशियल ही तो एनर्जी होती है। ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जहां काइनेटिक एनर्जी लिखा था हाँ ईवीएस लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अगला हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
आइए आइए, ब्रेक ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अभी कितना हुआ? अभी 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे में ही ब्रेक चाहिए। चलिए बढ़िया बेटा, ले लीजिए ब्रेक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी कोई हाइड्रोजन का एटम है, आपने इसे एक्साइट कर दिया। सर एक्साइट का मतलब है आपने इसे एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में था वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी हाइयर शेल में चला जाएगा। पता नहीं वो हाइयर शेल सेकंड शेल होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, पता नहीं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है, वैसे ही एनर्जी एमिट करके क्या आएगा? नीचे आएगा। एमिट करके क्या आएगा? नीचे आएगा। जब नीचे आ रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, वेवलेंथ एमिट कर रहा है, उस वेवलेंथ का वेव नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, RZ², जिसमें आर क्या है? सर दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग नहीं, रिडबर्ग का कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 109677 है पर सेंटीमीटर, या पर मीटर में हम लोग 10⁻⁷। सर जेड क्या है? जिसके बारे में भी आपने बात करी है, कोई सा भी ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये उसी का एटॉमिक नंबर है, उसी का एटॉमिक नंबर। सर ये N1 क्या है? अभी अभी तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है, तो N1 है इलेक्ट्रॉन जिस शेल में वापिस आ रहा है, टू विच शेल। सर N2 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग फ्रॉम विच शेल। शेल कह लो, ऑर्बिट कह लो, सीरीज कह लो, बात एक ही है। शेल कहना है, ऑर्बिट कहना है, या सीरीज कहना है। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो शेल का नाम अलग अलग बोला था, किसी ने शेल बोला था, किसी ने ऑर्बिट बोला था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसको सीरीज बोला जाता है, ठीक है। जैसे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में वापिस आ रहा है। N1 कितना हो गया? 1। कहां से आ रहा है अब पता नहीं, वो सेकंड से आ रहा है, कि थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है। बाल्मर सीरीज, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में वापस आ रहा है, तो N1 2 हो गया। पता नहीं कहां से आ रहा है, ऊपर की कोई होगी, 3 4 5 6 7 8, पता नहीं। पास्चन सीरीज, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से थर्ड शेल में वापस आ रहा है। कहां से आ रहा है? ऊपर वाली कोई होगी, 4 5 6 7 8, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में वापस आ रहा है, हो सकता है। फंड लिखते पी फंड है बेटा, बोलते इसे फंड है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड। हाँ, किसी हाइयर शेल से आ रहा होगा, 6 से 7 से 8 से 9 से। फिर हमफ्रे, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शेल से सिक्स्थ शेल में वापस आ रहा है। कहां से आ रहा होगा पता नहीं, 7 से 8 से 9 से 10 से एंड सो ऑन। जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है, यानी कि इसको खुली आंखों से आप देख नहीं सकते। ये विजिबल रीजन में पाई जाती है, ये इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड में पाई जाती है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना कि ये अल्ट्रा वायलेट में पाई जाती है, विजिबल में पाई जाती है, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में पाई जाती है, ये सारी की सारी मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिखी है, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम के लिए नहीं लिखी। कोई पूछे जी हीलियम पॉजिटिव के लिए क्या लाइमन सीरीज जो है वो इसमें पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला बताइए, when electron return from nth shell to grounds, सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज n ब्रैकेट में n-1/2। n का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहां से वापिस आ रहा है? NH शेल से। जैसे मान लो फोर्थ शेल से आ रहा है तो n4 हो जाएगा, फिफ्थ शेल से आ रहा है n5 हो जाएगा, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब है फर्स्ट शेल में वापस आ रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम N2 टू N1, N2 का मतलब फिर वही है जिस शेल से आ रहा है, N1 जिस में आ रहा है, ठीक है। दैट इज N2 माइनस N1 ब्रैकेट में N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। कभी भी आपसे बोला जाए कि अल्फा लाइन के लिए वेव नंबर निकालना है, अल्फा लाइन, अल्फा अल्फा, तो जो N2 होगा वो N1 प्लस 1 होगा। अगर बोला जाए बीटा के लिए निकालना है तो N2 होगा N+2, गामा के लिए निकालना है तो N2 होगा N1+3। कभी बोला जाए लिमिटिंग लाइन के लिए निकालना है, लिमिटिंग लाइन के लिए निकालना है, तब N2 जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है जिस भी शेल में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम देखिए एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बोर मॉडल ऑफ एटम में हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी है, यहां से रेडियस ऑफ द शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन सब का फॉर्मूला मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं। रेडियस का फॉर्मूला क्या था सर, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एन वही है जिस शेल में है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में है तो N1 है, सेकंड शेल में है तो N2 है, और जेड है एटॉमिक नंबर। वेलोसिटी का 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, जेड एटॉमिक नंबर, एन शेल नंबर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 13.6 इलेक्ट्रॉन, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नहीं सर हमें जूल में निकालना है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो बेटा एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, आंसर ये आ जाएगा, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जूल पर एटम, जूल। सर कभी भी अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आ जाए वो होगी हमेशा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आ जाए तो वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। यही 5 फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। बोर मॉडल ऑफ एटम बेस तो था पार्टिकल नेचर पे, इसी कारण ये वेव नेचर को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही इसकी लिमिटेशन है। बोर मॉडल ऑफ एटम जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर पाया था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर मॉडल ऑफ एटम जो है जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, विच इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसी कारण एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया गया, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। उस वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई, याद नहीं करनी है आपको ज्यादा। उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया और वहां से हमें एक्सेप्टेबल वैल्यूज मिली साई की। ये साई क्या था, दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और ये एक इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 चीजें बता रहा था, शेल भी, अब शेल भी और ऑर्बिटल भी। बाद में शेल को क्या बोला गया, एन बोला गया, तब शेल को एल बोला गया, और ऑर्बिटल को डिनोट किया गया दैट इज एम से, ठीक है। आइए इसी के ऊपर बेस था हमारा क्वांटम नंबर्स। सिर्फ क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 इंटीजर्स है, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स है, ठीक है।
जो कि सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहला है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? सर एन से डिनोट किया जाता है। सर ये क्या क्या बताता है? एक तो ये बताता है शेल, अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, 2 है सेकंड शेल में है, एंड सो ऑन। बाकी सारी चीजें भी बताता है। अभी अभी हमने एनर्जी फाइंड आउट करी इलेक्ट्रॉन की विद द हेल्प ऑफ एन, फोर्थ मॉडल में रेडियस फाइंड आउट किया, वेलोसिटी फाइंड आउट करी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करी। ठीक है सर, ठीक सर। और क्या बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है सर। ये शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज एन स्क्वायर। हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी कारण टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन ए शेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला n स्क्वायर, इसका 2n स्क्वायर। टेक्टिंग क्वांटम नंबर दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। जैसे ये शेल बताता था, ये सब शेल बताता है। अगर एल की वैल्यू 0 आ जाए तो सब शेल होती है एस, 1 आ जाए पी, 2 डी, 3 एफ, 4 जी। सर और क्या बताता है? और ये बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, जहां जब एस ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट करना है तो एल की वैल्यू 0 रखो, फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। पी के लिए फाइंड आउट करना है L1 रखो, रूट 2h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। डी के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, L2 रखो, रूट 6h अपॉन 2 पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। दूसरा ये क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। अगर सब शेल एस आई तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल होगा, पी आई तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो डंबल होगा, डी आई डबल डंबल होगा, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। सर एल की वैल्यू आती कैसे है? गिवन बाय 0 से लेके n-1 तक सारे इंटीजर लिख लो। जितने इंटीजर आएंगे वही एल की वैल्यूज होगी। जैसे n की वैल्यू कितनी है? 3, तो बताओ एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 से स्टार्ट हो जाओ, 3 - 1 2 तक सारे इंटीजर लिखो, 0 1 2। अच्छा बताओ एल की कितनी वैल्यूज आई हैं? सर 1 2 3, तो इसका मतलब थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होती हैं। अगर n 4 होता, एल कितना आता? सर 0 से स्टार्ट हो जाओ, 4 - 1 3 तक सारे इंटीजर लिखो, 0 1 2 3। एल की कितनी वैल्यूज आई हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब फोर्थ शेल के अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? दैट इज 4 सब शेल्स होंगी। ठीक है सर, ठीक है। साफ पता चल रहा है एल की वैल्यू हमेशा एन से क्या होगी? छोटी होगी। देख लो, छोटी है हमेशा, छोटी है हमेशा। ठीक है, तो एल कभी भी ना तो इक्वल हो सकता है ना ग्रेटर देन हो सकता है एन के। एल हमेशा एन से क्या होगा? छोटा ही होगा। थर्ड क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी ने एक्सप्लेन किया था जीमैन इफेक्ट को। यही ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है। यही बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हैं। और वो कैसे दिया जाता है? 2l+1, 2l+1। हर एक l की वैल्यू रखो। L0 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? सर 1 आएगा। L1 के लिए कितने होंगे? 2 × 1 + 1, सर 3 आएगा। L2 के लिए कितने होंगे? 2 × 2 4, सर 5 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही सर m की वैल्यू दी कैसे जाती है? तो नंबर बताया आपने, -l से लेके +l तक सारी वैल्यूज लिखो, सारी वैल्यू। सर कैसे कैसे करो जरा? n3
एल कितना हो जाएगा 0 1 2, एम कितना होगा -0 से लेके +0 तक सारी वैल्यू लिखो सर, सिर्फ 0 ही आएगा। -1 से लेके +1 तक सारी वैल्यू लिखो, -1 0 +1। -2 से लेके +2 तक सारी वैल्यू लिखो, -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, एंड द लास्ट क्वांटम नंबर जो कि फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन भी नहीं बता पाई थी। ये क्या बताता है बेसिकली, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ये स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ±½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम। मैं जो अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, सिलेबस वाइज देखा जाए तो वो इसी साल ऐड हुआ है, वो इसी साल ऐड हुआ है आपके नीट के सिलेबस में। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन उसमें से पहले आ जाता था, बट पहले आता था तो हर कोई बात करता था कि ओहो सिलेबस से बाहर से आ गया, बाहर से आ गया। अब पहली बार ऐड हुआ है तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, चलिए आइए आइए। साई, ये क्या था सर, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये प्रोडक्ट होता है दो वेव फंक्शन का, एक है रेडियल वेव फंक्शन और एक है एंगुलर वेव फंक्शन। हमें ग्राफ बनाने हैं, हमें ग्राफ बनाने हैं साई आर वर्सेस आर। साई आर तो पता चल गया, रेडियल वेव फंक्शन, वर्सेस आर किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए भी और पी ऑर्बिटल के लिए भी, एस ऑर्बिटल के लिए भी और पी ऑर्बिटल के लिए भी। याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल के लिए साई आर कोसाइन वेव होता है। क्या कोसाइन वेव का मतलब पता है आपको, कोसाइन वेव का मतलब पता है, यस सर, ठीक है। और इसके लिए साइन वेव होता है, इसका मतलब वेव बिल्कुल यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इसको एक फेस बोलते हैं, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है। यहां पर 3 फेस बने हुए हैं। यहां पर कितने फेस बने हुए हैं सर, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ फेसिस का फॉर्मूला दैट इज n-l। यहां पर भी वही है, यहां पर जब भी ग्राफ बनाएंगे तो कितने फेस बनाने हैं, 2 तक ही छोड़ देना है, 4 बनाने हैं, 3 बनाने हैं। कैसे पता चलेगा, n-l से पता चलेगा, n-l से पता चलेगा। ठीक है, अभी बनाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा ग्राफ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। लास्ट फेस जो होगा वो आर को टच नहीं करेगा, वो आर को टच नहीं करेगा, यहां पर भी नहीं करेगा। आओ जरा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पहली बार एडिशन हुआ है एज इट इज सिलेबस में। मान लीजिए पेपर में आ गया आपको 1s का ग्राफ बनाना है। पहली बात बताइए मेरे को, यहां से बॉटम से स्टार्ट करना है कि ऊपर से स्टार्ट करना है। सर एस ऑर्बिटल का बनाना है तो कोसाइन वेव है, यहां से मेरे को कितने फेसिस बनाने हैं, ये 3 बनाने हैं, ऐसे 4 बनाने हैं, 2 बनाने हैं, 1 बनाना है। नंबर ऑफ फेसिस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, n-l पे। n कितना है मेरा 1, l कितना है सर, अभी अभी आपने क्वांटम नंबर में बताया था, s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो नंबर ऑफ फेसिस कितने हो गए सर, 1 - 0 1 आ गया। अच्छा, यानी कि यहां तक ही रहेगा, क्योंकि इसका पहला फेस इसका लास्ट फेस है। ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ये कभी भी आर को टच नहीं करेगा, है ना, लास्ट वाला फेस आर को टच नहीं करेगा। क्या आप मुझे ग्राफ बना के दिखाएंगे, क्या आप मुझे ग्राफ बना के दिखाएंगे 5s का। सर n कितना है 5, l कितना है 0, तो नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे 5 - 0 दैट इज इक्वल टू 5।
बनाओ भाई ग्राफ। 5 फेस बनाने हैं, 5। पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस और ये रहा 5वां। तो लास्ट फेस होगा वो आर को टच नहीं करेगा। क्या ये पीक छोटी होती जाएगी? हाँ, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा पीक छोटी होती जाएगी, आर बढ़ता जाएगा पीक छोटी होती जाएगी, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ठीक है, यहां पर एक 10⁻⁻ -19 आएगा। मुझे ग्राफ बना के दिखाइए टाइयार वर्सेस आर का 3p के लिए। फिर पहले n बताओ कितना है, l कितना है 1, तो नंबर ऑफ फेसिस कितने बनने हैं इसके? सर 3 - 1 2 बनने। बहुत बढ़िया। क्या ये कोसाइन वेव बनना है कि साइन वेव बनना है? सर साइन वेव बनना है, बनाओ फिर। एक फेस, दूसरा फेस, दूसरा फेस इसको टच नहीं करेगा। क्या अब आप मुझे आंसर देंगे, क्या अब आप मुझे आंसर देंगे कि ये मैंने किस पी का ग्राफ बनाया है? किस पी का ग्राफ बनाया है? बताइए, किस पी का ग्राफ बनाया मैंने? किस पी का ग्राफ बनाया? नंबर ऑफ फेसिस कितने बने हैं? 1 2 3। सर 3 बने हैं, 3 फेसिस का। फेसिस का फॉर्मूला क्या था? n-l। सर क्योंकि ये साइन वेव है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1। बताइए, दैट इज p के बारे में बात हो रही है, तो n कितना हो गया? 4। सर ये 4p का ग्राफ बना है, शाबाश। सेम ग्राफ हमें बनाने हैं साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। ये क्या है? साई स्क्वायर आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सारे रूल्स यही लगने हैं। एस के लिए कोसाइन, पी के लिए साइन, नंबर ऑफ फेसिस n-l, लास्ट फेस आर को टच नहीं करेगा, ये वाली पीक छोटी होती जाएगी, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, बस एक एक लाइन ऐड हो जाएगी, एक लाइन ऐड हो जाएगी, दैट इज चाहे वो एस के लिए हो या पी के लिए हो, साई स्क्वायर आर कैनॉट बी नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात तो सही है सर, आपको पता है किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा, कभी भी इधर नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ग्राफ बना के दिखाओ फिर जल्दी से। आप बताओ, ये मैंने 3s का ग्राफ बनाया, बताओ फेसिस कितने बनाने हैं? सर 3 - 0 3 बनाने हैं। साइन वेव बनाऊंगा कि कोसाइन वेव? सर एस ऑर्बिटल के लिए कोसाइन वेव और जो पी ऑर्बिटल होगा उसके लिए साइन वेव। 1 2 और ये 3। सही है ये? सर अगर यही 3p का ग्राफ होता, क्या 3p का ग्राफ होता, 3p का ग्राफ होता, नंबर ऑफ फेसिस कितने बनेंगे? n-l 3 - 1। सर 2 बनेंगे, 2 2 2 साइन वेव होगी, ये पहला और ये दूसरा। क्या ये क्लियर है? आगे देखिए, साई स्क्वायर आर और आर। मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, मुझे बताइए ये कौन से एस का ग्राफ है? ये कौन से एस का ग्राफ है? और नीचे भी एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, मुझे ये भी बताइए ये कौन से पी का ग्राफ है? कौन से पी का ग्राफ है? ऊपर वाला भी बताइए, नीचे वाला भी।
सर यहाँ पर फेसिस कितने बने हैं? 2। फेसिस का फॉर्मूला था n माइनस एल। सर n कितना आ जाएगा? 2। सर ये 2s है। फिर वही यहाँ पर फेसिस कितने बने हैं? 1 2 3। फेसिस का फॉर्मूला था n माइनस एल। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। सर n कितना आ जाएगा? 4। सर ये 4p का ग्राफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो आप किसी भी s या p का ग्राफ बना सकते हैं। लास्ट ग्राफ है इसमें, ग्राफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर पाई स्क्वायर r वर्सेस r। इसको बोलते हैं रेडियल डेंसिटी फंक्शन। सर ये क्या होता है? जैसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन थिकनेस dr। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस पूरी थिकनेस में, इस पूरी थिकनेस में। ठीक है, सर ये ग्राफ किस किस के लिए सीखना हमें? s के लिए भी, p के लिए भी, d के लिए भी और f के लिए भी। ठीक है सर। सर इसमें वेव कौन सी होगी? चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, कोई सा भी हो, हमेशा वेव साइन वेव ही होगी। ओके सर। सेकंड, जैसे साई स्क्वायर r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता था, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, स्क्वायर आया हुआ इसमें। बहुत सही सर, नेगेटिव नहीं हो सकता। सर इसमें भी कितने फेसिस बनाने? कितने फेसिस बनाने? वैसे ही बनाने, n माइनस एल। इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है। फोर्थ, यहां पर पीक्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर डिक्रीजिंग में थी ना, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। यहां पर बढ़ता जाएगा, पहले छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी। ठीक है सर, बस इसी बात का ख्याल रखना। आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो आप। 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर r, यहां पर भी r। तब ब्रेक कब दोगे? अभी तो ब्रेक का कोई चांस नहीं है भाई, है ना। पढ़ लो चुप करके, अभी तो ब्रेक का कोई नामो निशान नहीं है। आइए देखिए, क्या 2s का ग्राफ सही है? सर नंबर ऑफ फेसिस कितने बनने हैं? n माइनस एल। 2 माइनस 0, 2 ही बनने हैं, 2 ही बनाया मैंने। पीक्स बढ़ती हुई बनानी है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी। ठीक, साइन वेव है, चाहे एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, हमेशा ही साइन वेव होगी। अंडरस्टूड? तो ये बताओ कौन से पी का ग्राफ है? कौन से पी का ग्राफ है? कौन से पी का ग्राफ है? ये वाला कौन से पी का ग्राफ है? और अगर मैं पूछूं ये कौन से डी का ग्राफ है, अगर मैं पूछूं कौन से एफ का ग्राफ है, या कौन से एस का ग्राफ है? 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर दीजिए जल्दी से। 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर दीजिए। ठीक है, एक ग्राफ डी एंड एफ का बनवा दो, वही बना रहा हूं। कितने फेसिस हैं? यहां पर देखो, नंबर ऑफ फेसिस का फॉर्मूला है n माइनस एल। बताओ कितने फेस बने हुए हैं? s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए। फेसिस तो सब में कितने बने हुए हैं? 3। यहां पर n माइनस 0 होगा 3, n माइनस 1 होगा 3, n माइनस 2 होगा, l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए n माइनस 3 होगा। क्या पता चल गया? यहां पर n 3 है, ये 3s का ग्राफ है। यहां पर n 4 है, ये 4p का ग्राफ है। n 5 है, ये 5d का ग्राफ है। ये n 6 है, ये 6f का ग्राफ। हो गया? एक कह रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है, और भी करवाता हूं, मैंने कब मना किया?
नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ये क्या कहता था, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। आपका और मेरा एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे आप बेड पे अभी बैठे हो, बेड पे नहीं बैठे हुए, ऐसे ऐसे लेट के अपने बेड पे आराम से ऐसे दोनों हाथ पीछे करके, है ना, टीचर बोल रहा है आराम से आप सुन रहे हो, है ना। हाँ, तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट किया जा सकता है। मोमेंटम तो जीरो है मोमेंटम राइट नो, है ना। ऐसे करके आराम से, बीच बीच में थोड़ी झपकी भी लग रही है ना, एसी लगा हुआ है यार, नींद तो देखो बीच बीच में आती है। डॉक्टर बनना है तो इसका मतलब ये थोड़ा नींद छोड़ देंगे, और डॉक्टर तो वैसे भी यही कहते हैं है कि नींद जरूर लेनी चाहिए, है ना। चल रहा है ना, चल रहा है, बस 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 बस, ठीक है। तो आपकी और मेरी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। बट किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। सर चेयर पे भी हो जाता है कभी कभी, ऐसे झपकी आ जाती है, ऐसे झपकी, है ना, आ जाती है। देखो इंसान है यार, इतना तो होता ही है, ये कौन सी बड़ी बात है। देखो अब डॉक्टर बनना है तो नींद थोड़ा छोड़ देंगे सर, कैसी बात कर रहे हो सर। अगले साल नीट के एप्लीकेशन 28 लाख ले भाई साहब, बट नींद तो बेटा अगले साल भी आएगी, ऐसा थोड़ा। डेल्टा एक्स क्या है सर, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। डेल्टा पी क्या है सर, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। इसको हम लोग एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, एम उधर ले जाए, बिल्कुल। सर ये डॉट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट वाला, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना डॉट प्रोडक्ट वाला, ये वही वाला डॉट है, ठीक है। एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी एसआई यूनिट्स में अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, हाफ इंटू 10⁻⁻34 एसआई यूनिट्स में। याद करके जाना घर से, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेबल किन के ऊपर है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हम लोग क्या देखते हैं अपने आसपास, सारे मैक्रोस्कोपिक, जिनको खुली आंखों से देखा जा सकता है ना। नेक्स्ट, डी ब्रॉयस या डी ब्रॉगली भी बोलते हैं, डुअल नेचर। जब पता चला कि जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है वैसे पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर होता है, तो लैम्डा फाइंड आउट किया गया, दैट इज एच अपॉन एम वी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज मोमेंटम। इससे साफ पता चला जब भी किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा, बहुत कम होगा, जैसा कि हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता भी है। लाइट ठीक करके नहीं पता। अच्छा लग रहा है कुछ पी के ना। कहना कह रहा है सर नेचर कॉल करने जा रहा हूं मैं। कर ले बेटा कर ले, पता चले चैट में मत कर दियो, नहीं तो कहीं जाने चैट में ही कर देते हैं, बैच में आना कभी बच्चे चैट में ही कर देते हैं। तुम तो फिर सुधरे हुए हो। अगर इसी लैम्डा को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिखेंगे, h√2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। अगर किसी इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए लिखना चाहो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो लैम्डा हो जाएगा 12.27 रूट ऑफ वी आंगस्ट्रॉम। ठीक, ये भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है।
हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। 3 रूल्स बताने जा रहा हूं छोटे छोटे से, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 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 खेलेंगे। अफबाउस रूल क्या कहता है ये? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल किए जाते हैं। ठीक है सर, एनर्जी कैसे पता चलेगी? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए n प्लस एल इज इक्वल टू एनर्जी। जिसका n प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, पहले उसको भरा जाएगा। सर मान लीजिए n प्लस एल सेम आ जाए, तब जिसका n छोटा, अगर n प्लस एल सेम आ जाए, जिसका लोअर होगा n, उसकी एनर्जी लेस होगी, यानी कि उसको पहले भरा जाए। सर मल्टी इलेक्ट्रॉन में एटम नहीं है हमारे पास, तो हाइड्रोजन का एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है, तब एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर n सेम है तो एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट इज हुन्स रूल। ये क्या कहता है कि किसी भी सबशेल में जब तक हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता विद सेम स्पिन, पेयरिंग नहीं होगी। जब तक हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता विद सेम स्पिन, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। सर जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, दोनों का स्पिन ऑपोजिट। एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, दोनों का स्पिन ऑपोजिट। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसके पास, इसी में नहीं डाल देना, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक के पास एक एक नहीं आ जाता। नाइट्रोजन 7 में भी 1s2 2s2 ऐसे ही रहेगा, फिर 2p3 हो जाएगा। अभी भी पेयरिंग नहीं होगी जब तक के हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता विद सेम स्पिन, है ना। तीनों स्पिन या तो ऊपर शो कर दो या तीनों नीचे शो कर दो, 2 ऊपर एक नीचे शो किए तो हुन्स रूल वायलेट हो रहा है। अब ऑक्सीनेट 1s2 2s2 2p4। अब देखो 1 2 3 और फिर यहां पर आएगा क्या? दैट इज 4। यहां पर आएगा क्या? आएगा दैट इज 4। ठीक, अब पेयरिंग शुरू होगी। द लास्ट वन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है जी? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा अलग होगा ही होगा, होगा ही होगा। सर जैसे ये देखो 5s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक का नाम फर्स्ट रख देता हूं, एक का नाम सेकंड रख देता हूं, दोनों का n लिखो 5, l लिखो l, s सबशेल में है 0 0, m लिखो -0 से +0, सर 0 ही तो होता है, -0 से +0 सिर्फ 0 ही तो होता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर देखो, तीनों क्वांटम नंबर सेम आ गए ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन के, इसके तीनों क्वांटम नंबर, पर जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, अगर इसका +½ है तो इसका -½ होगा, इसका -½ है तो इसका +½ होगा। ठीक है, दोनों का एक क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा। चलिए शुरू हो जाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। ए रेडियो स्टेशन एमिट ए रेडिएशन ऑफ 4000 किलो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपसे, मीटर बैंड पूछा हुआ है, मीटर बैंड पूछा हुआ है, दैट इज लैम्डा पूछा हुआ आपसे। क्या यही होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? C बाई न्यू। P कितना होता है और ये कितना है? 400 इंटू 10⁻³ ये 3 और 2 5, ये कट जाएंगे, सिर्फ ये 3 रह जाएगा। 3000 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू भी कितना आ जाएगा? 750। कितना आ जाएगा? 750। कई बच्चे मीटर बैंड सोचते ही है ना कंफ्यूज हो गए होंगे।
आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी है सर? ये अभी अभी ऑर्डर में लगाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। आइए, वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वेवलेंथ पूछी हुई है, आपको एनर्जी दी हुई है, यही होता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यस, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? एच सी बाई ई। एच सी की वैल्यू मैंने बोला था एसआई यूनिट्स में, यही होगी। फिर ई भी तो एसआई यूनिट में रखोगे। हाँ, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जूल में आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यही रहेगा। सॉल्व कर लो इसे, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁷। फिर इसको हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, 10⁻⁶ हो गया। 20/16 इंटू 10⁻⁻⁶। फिर ये 5/4 हो गया। 5/4 कितना होता है? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶। है कोई ऐसी वैल्यू? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। इतने सारे बच्चों का गलत, इतने सारे बच्चों का गलत। इतने सारों का कैसे गलत हो गया भाई? वो भी कैलकुलेशन भी इतनी आसान, यही गलती कर दी है। चलो कोशिश करो अगले वाले में ये गलती ना हो। चलो अगले वाले में ये गलती ना हो। इन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अच्छा, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी के ऊपर? नहीं, अभी अभी समझाया था, दैट इज इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए भाई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज दिस। अच्छा, लैम्डा नॉट दे रखी है बेटा 330 नैनोमीटर। आपसे वर्क फंक्शन पूछा हुआ है, डब्ल्यू नॉट पूछा हुआ है, पर वो था एच न्यू नॉट, यानी कि एच सी बाई लैम्डा नॉट। एच सी की वैल्यू एसआई यूनिट्स में मैंने स्पेशली लिखवाई है ताकि पेपर में आपकी कैलकुलेशन में आपका टाइम बचे। लैम्डा नॉट हो गया 330 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना सीखिए। देखिए ये चेंज आएगा तो यहां पर आ जाएगा 10⁻⁷। ये भी गया 2/33। देखो यार, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। अब 2/33 क्यों करूंगा? अगर मैं इसे 2/32 मान लूं, ये 1/16 हो गया। 1/16 पता कितना होता है? 0.06। 0.06 इंटू 10⁻⁻17। 0.06 इंटू 10⁻⁻17। 0.06 इंटू 10⁻⁻17। ये रहा 6 इंटू 10⁻⁻19, है ना? पेपर में इतना ही टाइम है जी। अब आप पता चले 2 को 33 से डिवाइड करने बैठ जाएं, पहले पॉइंट, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 6, फिर 198, फिर 2। अरे भैया पेपर में इतना टाइम नहीं है। चलिए, बोर मॉडल में बी अप्लाइड टू। बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 ही लूज कर दिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 लूज किए हैं, अभी भी 2 हैं। सर 1 होना चाहिए था। हीलियम पे भी नहीं 2। सर ये होगा
सोडियम 10 पॉजिटिव, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 पॉजिटिव का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, यहीं पर एप्लीकेबल होगा सर। क्या कर रहे हो बे तुम लोग, पोल में कुछ गड़बड़ है कि तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो? पोल कुछ गड़बड़ कर, क्योंकि पोल में भी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ही गलत हो, पोल भी गलत हो सकता है। मैंने भी लाइन बोली थी कि हाइड्रोजन बोर मॉडल ऑफ एटम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम पे बेस्ड है, आपने सामने कॉपी भी खोल रखी होगी। गलती कैसे कर रहे हो, सिली मिस्टेक। चलिए इसको करिए फिर, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अच्छा रेडियस बताना है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है भाई, रेडियस का फॉर्मूला सर अभी अभी आपने बताया था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ग्राउंड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, और जेड कितना होगा इसका एटॉमिक नंबर 10, तो रखो सर 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 0.0529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 0.052, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब जैसे जैसे क्या लिखा हुआ है, हाँ ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ता जाएगा, एन इंक्रीज होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो टोटल एनर्जी ये थी, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाँ सर, क्योंकि नेगेटिव में है ना, अरे नेगेटिव में है ना, N1 रखोगे तो E1 ये आएगा, अगर N2 रखोगे तो E2 ये आएगा, और E2 बड़ी वैल्यू है E1 से। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेगेटिव में है ना, -3.4 बड़ा होता है, -13.6 होता है, N बढ़ता जाएगा। लो भाई आंसर आ गया, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा ये एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका नेगेटिव, यानी कि यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +13.6 और +3.4 कौन सी बड़ी वैल्यू होती है, ये वाली, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी जैसे जैसे एन बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। नेक्स्ट, ऑर्बिट फ्रॉम विच व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप इन द अदर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, एमिट नहीं हो सकती। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी ऊपर जा सकता है बट नीचे नहीं आ सकता, बताओ कौन सा शेल होगा? फर्स्ट शेल ही होगा, फर्स्ट शेल ही होगा। देखो फर्स्ट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, कहीं पे भी जा सकता है, बट फर्स्ट से नीचे थोड़ा जा सकता है, एमिट थोड़ा कर सकता है, ये है सर। अगर सेकंड शेल में है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर भी जा सकता है, थर्ड में एमिट करके फर्स्ट में भी आ सकता है, ठीक है, तो फर्स्ट ही होगा सर, ये फर्स्ट में हमेशा ऊपर जा सकते हैं। ये भी देखो डी, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीज होता जाएगा सर, डिक्रीज। ये देखो डेल्टा ई किसके बराबर होता है, E(n2) माइनस E(n1), -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकाल लो, जेड स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा 1/n2 स्क्वायर -1/n1। अब देखो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, क्या आपको पता है ये जितने बड़े होंगे, ये दोनों जितने बड़े होंगे, ये वाली वैल्यू उतनी छोटी होगी, ये वाली वैल्यू उतनी छोटी होगी, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी, उतनी छोटी होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम पॉजिटिव आयन की इतनी दे रखी है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव की पूछी हुई है,
ध्यान से सुनना, आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम की जितनी हाइड्रोजन की होती है मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होती है। बस इसको यूज करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन लाइक एटम बेटा हीलियम पॉजिटिव आयन की इस जितनी हाइड्रोजन की होगी इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में एन जो है हमेशा 1 होता है और सीधा जेड स्क्वायर ही लिख देते ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हीलियम पॉजिटिव के लिए जेड 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दूंगा। ये कितना दे रखा है बेटा, एक्स दे रखा है। क्या आपको हाइड्रोजन की पता चल गई, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की पता चल गई, यस सर, x/4 रखो। दोबारा यही फॉर्मूला लगाओ, दोबारा यही फॉर्मूला लगाओ, बेरिलियम 3 पॉजिटिव की निकालनी है। हाइड्रोजन की कितनी आ गई, x/4। z कितना आ गया, z होता है इसका 4, 16, n तो 1 रखना ही है, फिर ये 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम जनता इस क्वेश्चन को गलत करेगी। मैक्सिमम, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन एज इट इज हमने पिक किए हैं जो कि आपके एनएमसी पैटर्न पर है। देखो आंसर आना शुरू भी हो गया। बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर जो है वो ए है, ए नहीं है, इसका आंसर डी है, आंसर डी है। रेडबर्ग नहीं पूछा, रेडबर्ग पूछा मैंने, रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं पूछा। अगर रेडबर्ग कांस्टेंट पूछा होता तब आपका आंसर जो होता, तब आपका आंसर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है। रेडबर्ग तो एक यूनिट होता है एनर्जी का। ए है भाई, ए है। मेरे ख्याल से, आई एम नॉट टू श्योर, शायद ये रेडबर्ग वाला कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स में भी है, शायद, नॉट टू श्योर, आई एम नॉट गोना कमेंट अपॉन दैट। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं शायद, है ना, नहीं होगा तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक मिनट, क्या हमने वेव नंबर का फॉर्मूला अभी लिखा था, इन्होंने वेवलेंथ पूछी हुई, वेवलेंथ पूछी, वेवलेंथ, हाँ भाई देखिए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन्स के। ये कैसी बकवास है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है उस पर डिपेंड कर सकती है, नंबर पे थोड़ा। प्रोटॉन पे, प्रोटॉन तो ट्रांजिट ही करता। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू रिलेटेड एनर्जी लेवल्स, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, हाँ ये सी। अच्छा क्वेश्चन, देखने में देख ले, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है ना, बट अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ। ये क्वेश्चन भी करिए। अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज 0। अनसर्टेनिटी उसकी पोजीशन में बतानी है बेटा, इन मेजरिंग द स्पीड, अच्छा डेल्टा वी 0 दे रखा है, डेल्टा एक्स आपसे पूछा हुआ है, आपको पता है डेल्टा वी किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स। अच्छा ये डेल्टा एक्स हमें निकालना है, तो इधर डेल्टा वी आ जाएगा। क्या डेल्टा वी की वैल्यू 0 दे रखी है, यस। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कितना दे रखा है, 300 मीटर पर सेकेंड, और
अनसर्टेनिटी भी 0.01 दे रखी है आपसे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स बेटा पूछा हुआ है, डेल्टा वी कितना होगा, वी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड और डेल्टा एक्स कितना है 0.001%, 300 0.003 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एक्स आपसे पूछा हुआ है, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm डेल्टा वी। मैंने बोला था अभी थ्योरी रिवाइज कराते टाइम ही कि इसको घर से याद करके जाना। एसआई यूनिट्स में हाफ इंटू 10⁻34 होता है, कैलकुलेशन करनी पेपर में काफी आसान हो जाए। m 9.1 इंटू 10⁻31 और डेल्टा v कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻। देखिए क्या क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 30 ये 34 गया सर, 18.2 इंटू 3 करना जरा, 18.2 को 3 से सर 54.6, 10 डिवाइडेड बाय 546, ये आंसर है 10 डिवाइडेड बाय 546। अगर ये 500 होता नीचे तो 1/5 आ जाता, 1/5 होता है 0.2 नहीं 1/50 0.02 आता तब 0.02। अब बताओ जरा 0.02 के पास कौन सा आंसर दे रखा है, 0.02 के पास ये रहा सर 0.02, ये रहा 0.02 है ना। अगर ये 500 होता तो आंसर आ जाता 1/50, 1/50 होता है 0.02, 0.02 यही तो है 0.02, 0.019 एक ही तो बात है, 0.02 ही तो होता है 0.019। पेपर में इतना ही टाइम है आपके पास कैलकुलेट करने के लिए, इसको पता चले डिवाइड करने चले गए 546। बी फॉर ब्रेक ना भाई ना, ना जट्टा ना, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा यार, अभी कहां से है ब्रेक। तो जब मैं कहूंगा कि ब्रेक ले लो तुम्हें कहना चाहिए अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो। मोमेंटम ऑफ फोटोन, अच्छा मोमेंटम बताना है, वेवलेंथ दे रखी है, फिर भाई लैम्डा किसके बराबर होता है h/p, तो p किसके बराबर हो जाएगा h/लैम्डा, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, लैम्डा की वैल्यू 6626 नैनोमीटर है 10⁻⁻⁹। सर पहले तो ये डेसिमल हटा दो, जैसे डेसिमल हटेगा ये 10⁻37 हो जाएगा, क्या ये 10⁻29 हो गया। है कोई ऐसी ऑप्शन, है कोई? मोमेंटम फोटोन 3 हो गया, 37 हो गया, 28 हो गया ना, सॉरी हाँ 28 हो गया, 10⁻28, ठीक है 10⁻28। साइज किसी भी ऑर्बिटल का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं पूछा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं पूछा है, साइज पूछा है, ऑर्बिटल साइज कि वो छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, वो साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, साइज डिपेंड करता है, ये देखो ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये तो स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का, ये है जो साइज बताता है ना। फर्स्ट शेल में होगा तो ऑर्बिटल छोटा होगा, सेकंड शेल में होगा उससे बड़ा होगा, थर्ड में होगा उससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चों ने शायद गलत किया होगा ये, अरे ये वाला सही कर दिया तुम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, मे बी आइडेंटिफाइड विद द क्वांटम नंबर। अच्छा सेम ऑर्बिटल में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एजीमुथल भी सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगा सर।
स्पिन क्वांटम नंबर ही अलग अलग होगा, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट। टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग फ्रॉम द, अच्छा, टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या होता है भाई? टाइप, टाइप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टाइप? टाइप होता तो फिर आंसर कुछ एस पी डी एफ करके कुछ ऐसा होता। ये कुछ वर्ड गलत लिखा है भाई, यानी क्या कहना चाहता है ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जरूर बता सकते हैं। अगर शेल नंबर 5 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? n का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। ठीक है, ठीक है, 25। अब पता नहीं ये टाइप की जगह पता नहीं वर्ड क्या आना है, आई डोंट नो। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है? नेक्स्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा होगा 4p इलेक्ट्रॉन का। सर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था रूट एल, L+1 h/2π। 4p के लिए L की वैल्यू क्या होगी सर? p के लिए 1 होती है, 1, तो 1 रखो सर, रूट 2h/2π आ जाएगी। है कोई ऑप्शन? ये रही ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ जी टाइप। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हुए, एल की वैल्यू, और यहां पर सबशेल है। एस के लिए होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए होती है 4। अब बताना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर एल की वैल्यू पता हो, एल की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला था 2l+1। करना जरा, 2 × 4+1 है ना, तो 9 आ जाएगा, 9 9 9। ये ऑप्शन नंबर। अगला, कौन सा ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट? अच्छा, कौन सा एग्जिस्ट ही नहीं करता? ओके, ओके, ओके। एस पी डी एफ जी एच 015, यहां पर एन लिखूंगा, यहां एल लिखूंगा। N5, L4, एल छोटा होना चाहिए, हाँ एग्जिस्ट करेगा। N4, L3, हाँ सर एग्जिस्ट करेगा। N5, LB5, ना सर ये सेम ही नहीं हो सकते, नहीं सेम हो सकते। N6, L5, हाँ सर ये हो सकता है, सी हो गया सर, सी। बढ़िया बढ़िया। आपसे रेडियल नोड्स पूछा हुआ है सर, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है N-L-1, और एंगुलर नोड्स का क्या फॉर्मूला होता है सर? L। तो टोटल नोड्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो दोनों को ऐड करेंगे तो N-1। इसी तरह से नोडल प्लेन का भी फॉर्मूला होता है, वो भी L के बराबर होता है। तो जल्दी जल्दी बताइए यहां पर, N-L-1 PS PP PD। N कितना है? 3 3 3। L कितना है इसके लिए? 0, के लिए 1, इसके लिए 2। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N-L-1
210 ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ना। हर्ष है, मेनका, प्रतीक्षा, आर्यन, प्रशांत, कृषा, राइमा, खुशी, मैत्री, साक्षी, रेडॉक्स। नाम ही रेडॉक्स है बेटा, यही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ही हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर पोल में गलती नहीं हो रही है, वो पिछले वाले का आंसर आ जाता है उसमें। ओके ओके ओके, चलो फिर इसका तो सही बताना फिर, इसमें तो कोई पिछला अगला है भी नहीं क्योंकि थोड़ी देर बाद दिया हमने पोल। आओ जरा, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स टू द न्यूक्लियस, ठीक है, पहले प्रोटॉन ऐड किए जा रहे हैं न्यूक्लियस में, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द अवेलेबल ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, इन इंक्रीजिंग एनर्जी, बिल्कुल, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन मिल जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिस नहीं, हुंस नहीं, हाइजेनबर्ग नहीं सर, आंसर है अफबाउस प्रिंसिपल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसमें कैसे गलती हो गई फिर, इसमें तो कोई पिछला अगला है भी नहीं, इसमें तो कुछ पिछला अगला है भी नहीं। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी आर्गन 4s2 3d4, बट होती क्या है 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 4s से 3d में जाने के लिए ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो कितने अनपेयर्ड है? ठीक, ये भी अनपेयर्ड है, और सर यहां पर तो सारे ही अनपेयर्ड है, 5 और 1 6 6 6 6, ऑप्शन नंबर सी। डी ही दिया था, डी ही दिया था इसका आंसर। हाँ तो फिर वो मेरे ख्याल से थोड़ा पोल में गड़बड़ होगी इसका मतलब, कोई बात नहीं, कोई आराम से आराम से। आइए आइए, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l, n एंड l कैन बी प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। फिर वही एनर्जी सर किसके ऊपर डिपेंड करती है? n प्लस l के ऊपर। फर्स्ट वाले की बताओ जरा, n कितना है 4, l कितना है 5 हो गई। सेकंड वाले का 4 0 4 हो गया, थर्ड वाले का 3 + 2 5 हो गया, और फोर्थ वाले का 3 + 1 4 हो गया। सर 2 और 4 की एनर्जी कम होगी, बट 2 और 4 में से किसकी कम होगी? दोनों का n + l तो 4 ही आ रहा है, जिसका n छोटा होगा, जिसका n छोटा होगा तो 4 वाला सबसे कम, फिर आया 2 वाला। तो 1 और 3 दोनों में n + l 5 आ रहा है, बट इसका n छोटा है, इसकी एनर्जी कम है, 3 की कम है, 1 की ज्यादा है, 3 की कम है, 1 की ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स 5 क्रस्ट, अच्छा 5 क्रस्ट बनाता है ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन अराउंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट का होगा मैं बताता हूं। नंबर ऑफ वेव्स मेड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू शेल नंबर। क्या मतलब है? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा शेल, जितनी वेव्स यहां पर बनेगी, जितनी वेव्स यहां पर बनेगी, जैसे बना 1 2 3 4, देखो 4 वेव बनी है ना, देखो एक क्रस्ट एक तरफ, एक क्रस्ट एक तरफ, एक क्रस्ट एक तरफ, हाँ 4। तो इसका शेल नंबर कितना है? 4। बट इसने क्या बोला है? 5 क्रस्ट बन रही है, यहां पर 4 बन रही थी, 4 था, 5 बन रही है तो 5 होगा सर, ये रहा फिफ्थ फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सी। जितनी क्रस्ट उतनी वेव उतना ही शेल नंबर। नेक्स्ट, कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी ब्रैकेट सीरीज में? अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं पूछी है, ब्रैकेट सीरीज में पूछी है, जब इलेक्ट्रॉन 9th एक्साइटेड स्टेट से, मतलब 10th शेल से आएगा ग्राउंड स्टेट में। देखो 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 भाई, 7 5 4 3
1 एंड 9 5 4 3 2 1। पहले मुझे बताओ ब्रैकेट सीरीज होती क्या है? सर लाइमन, बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सीरीज। टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं पूछी है आपसे, पूछा है इसमें कितनी लाइंस आएंगी। भाई इलेक्ट्रॉन को आना है 10th शेल से यहां पर आने पे, कौन सा रास्ता हो सकता है? सर हो सकता है 10 से आ जाए यहाँ पे, 9 से आ जाए यहाँ पे, 8 से आ जाए यहाँ पे, 7 से, 6 से, 5 से, यही तरीके हो सकते हैं। फिर यार जब यहाँ से यहाँ आ रहा होगा सीधा आ जाए, पहले 10 से 9 में आया, फिर 9 से इधर आया, फिर 8 में आया, फिर इधर आया, 7 में आया, फिर इधर आया, 6 में आया, फिर इधर आया, 5 में आया, फिर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। सर 6 आंसर। बेटा टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं पूछी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। अच्छा वेव नंबर निकालना है बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, आर की टर्म्स में आंसर देना है। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स, इलेक्ट्रॉन दो लेवल्स के बीच में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर आया। हीलियम पॉजिटिव के लिए यानी कि Z2 है, जिसका सम 4 है, डिफरेंस 2 है। अच्छा N1 प्लस N2 4 है और N1 माइनस N2 सम 4 है और ये 2 है। कोई बात नहीं सर, इसको कर लेते हैं हम ऐड। क्या हम जैसे ही ऐड करेंगे 2N1 6 आ जाएगा, क्या N1 3 आ गया? सर आपने गलत नहीं लिख रही है, आई मीन कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, बट आप मैथमेटिकली देखें तो गलत है, ऐसे लिखना चाहिए था N2 प्लस N1 4, N2 माइनस N1 2, क्योंकि N2 बड़ा है और N1 छोटा है। N2 बड़ा है और N1 छोटा है। अगर मैं N1 माइनस N2 लिखता तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव में आती। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ऐड कर लीजिए। क्या 2N2 6 आ गया, क्या N2 3 आ गया? यहां पर रखना जरा, 3 प्लस N1 4 आ गया, तो N1 कितना आ गया? 1। बस अब निकाल लो वेव नंबर, अब निकाल लो वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला था आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, आर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 2 है सर, ये 4R हो जाएगा। ये 1 बाय 1, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आता है, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा। अरे आ गया 4R, अंदर आ गया 9, 9 माइनस 1 सर 8 बाय 9 इंटू 4R सर 32R बाय 9, 32R बाय 9। थर्टी टू आर बाय 9, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। करें, स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करें। बच्चा कह रहा है 36 में नेगेटिव वैल्यू है, नंबर 36 देख ले भाई, 36 ढूंढना भी तो पड़ेगा। 36 5 और ये 36, हाँ भाई नेगेटिव वैल्यू है, तभी बोला मैंने उसको। हाँ चैप्टर खत्म हो गया भाई। लंच ब्रेक, कितनी देर का लंच ब्रेक दें यार? लगभग 2:20 हो रहे हैं, लगभग 2:20 हो रहे हैं। बच्चे भी बस 20,000 ही बचे हैं बेटा, है ना? बीस मिनट, चलो 20 मिनट से 20 मिनट्स का आपका लंच ब्रेक है।
क्लास रिज्यूम होगी एट 2:40 PM, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताने वाली कोई बात है नहीं। थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, मतलब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी बचे हुए हैं, ठीक है।